नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, जो कि हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसका जो आगे का हमारा टॉपिक्स रहेंगे उसको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपका लब्बू भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट हमने वीडियो में जो पढ़ा वो ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा। ट्रीटी ऑफ वियना को बच्चों कांग्रेस ऑफ वियना भी बोलते हैं। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या बात हुई कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूरोपियन गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था जो बैटल ऑफ वाटरलू जीते थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया साथ मिलके। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट यूरोप पर इन्हीं का कंट्रोल था, सारी इन्हीं की कॉलोनीज थी। तो दोस्तों इन लोगों ने मिलके एक ट्रीटी ऑफ वियना किया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना में इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिज्म को दोबारा से सपोर्ट किया। मतलब पुरानी चीजें जो एक तरीके देखा जाए तो ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, जो पुरानी रीति रिवाज थे और जो पुरानी चीजें थी, उनको वापस रिस्टोर किया और वापस एक मोनार्कियल स्टेट बनाया। मतलब एक तरीके से राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। अब बच्चों अभी आपने इसी टॉपिक से पहले, कंजर्वेटिज्म से पहले आपने पढ़ा था किसके बारे में? लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में। आपको याद होगा लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या थे बच्चों? एस्टेब्लिश हो गए थे यूरोप के अंदर। तो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? तो बच्चों हमारा टॉपिक आज यहीं से शुरू होता है। ये जो कंजर्वेटिव के जो आइडियाज थे, इन्होंने क्या करा, राइज किया लिबरल नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज को। मतलब ये जो आपने कंजर्वेटिज्म, जो ट्रीटी ऑफ वियना का जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, या ट्रीटी ऑफ वियना की सारी जो पॉलिसी थी, इन्होंने रेवोल्यूशनरीज को, लिबरल नेशनलिस्ट को राइज कर दिया। मतलब इनको उठने का एक मौका दिया। लेकिन बच्चों जब ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से मोनार्की आ गई थी हर एक जगह पर। मतलब ये नहीं कि फ्रांस का जहां जहां कंट्रोल था वहां पर भी इन्हीं से रिलेटेड मोनार्की आ गई थी। जैसे बेल्जियम हो गया, ठीक है, ऐसे ही और छोटे छोटे कंट्रीज थे या किंगडम्स थे जिनके ऊपर फ्रांस का कंट्रोल था। अब बच्चों क्या हुआ कि जब इन सब पे कंट्रोल होना, तो न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है, मैगजीन्स हो गई, हर एक चीज पर क्या लगा दी गई? सेंसरशिप लगा दी गई। अब कोई खुलकर बात नहीं करवा रहा था इनके बारे में। तो अब इन रेवोल्यूशनरीज ने और लिबरल्स ने कैसे किया? तो इन्होंने बच्चों सबसे पहली बात ये मैंने बताया, ये जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, मोनार्कियल गवर्नमेंट को अपोज किया। और उनको क्या चाहिए था? लिबर्टी और नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था इसी चैप्टर की। अब मैं आपको बता रहा था 1815 के बाद जैसे ही सेंसरशिप वगैरह आई और सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि प्रिंट मीडिया वगैरह ऐसी चीज जो होती है ना, इनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देना। तो अब ये अपने विचार व्यक्त कैसे करें? क्यों? अगर ये राजा के बारे में या राजतंत्र के बारे में, मतलब मोनार्की के खिलाफ अगर बोलेंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाएगी। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारी, मतलब ये सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज समझ लो बच्चों, एक अंडरग्राउंड इनकी सोसाइटीज होती थी जो क्या करते थे, मतलब एक तरीके से छुप के काम करते थे। और छुप कर क्या काम करते थे बच्चों, कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे छुप कर एक तरीके देखा जाए तो मोनार्की को अपोज करते थे। जैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, लोगों से मीटिंग्स करना, जैसे हमारे इंडिया में भी हुआ था अंग्रेजों के समय में जब हमने सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई थी, ठीक है। जैसे आपने भगत सिंह वगैरह का नाम सुना होगा, उन्होंने भी इस तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज बहुत सारी बनाई थी जिससे वो अंग्रेजों के सामने ना आए। ऐसे ही यूरोप के अंदर भी कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। ऐसे ही मतलब इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज में से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने वाला रेवोल्यूशनरी या लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे बच्चों? गिसिपी मैज़ीनी। कौन थे बच्चों? गिसिपी मैज़ीनी। अब ये जो गिसिपी मैज़ीनी जो थे बच्चों, ये इटालियन थे। कौन थे बच्चों? इटालियन थे। और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। अब ये यूनिफिकेशन क्या है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 19th सेंचुरी में क्या था, जो यूरोप था, शुरुआत 19th सेंचुरी से पहले और 18th सेंचुरी के एंड में, हाँ सही है, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो पूरा यूरोप था वो पूरा एक तरीके देखा तो बच्चों टुकड़ों में डिवाइडेड था। मतलब डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइडेड था। अब चाहे इटली हो चाहे कुछ भी हो, अब सारे लोग क्या चाहते थे कि ये डिवाइडेड ना हो, इकट्ठा होकर एक हो जाए। तो इकट्ठा होकर एक होने के लिए क्या करा? यूनिफिकेशन किया हर एक देश का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो आपके आने वाले टॉपिक्स में भी होंगे। तो जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रहा था बच्चों, उसमें गिसिपी मैज़ीनी का बहुत ही बड़ा एक रोल था।
अब ये क्या करते थे, मतलब इनके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसके 5 पॉइंट तैयार किए हैं, ठीक है। जैसे दे डिड नॉट वांट इटली टू रिमेन पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, मतलब जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो इटली है कैसा हो, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ जाए और छोटे छोटे किंगडम में हो। ये चाहते थे इटली को ना एक नेशन स्टेट बनाना, मतलब इटली को एक पूरा का पूरा देश बनाना, इनका ये एक तरीके से विजन था। इनके मॉडल को अपनाते हुए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी बच्चों दूसरे देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, यहाँ पर जहाँ पर भी किसकी रेवोल्यूशनरीज की डिमांड थी, फ्रीडम की और नेशन स्टेट्स की। तो यहाँ पर बाकी जगहों पर भी इनको फॉलो करते हुए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी। अब बच्चों क्या था, ये किसको अपोज करते थे, मैंने बताया था मोनार्की, और ये क्या चाहते थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब एक लोकतांत्रिक देश की कामना करते थे। अब एक बच्चों ये उस समय इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे सीक्रेट सोसाइटीज़ के अंदर, जो एक मेटरनिक एक व्यक्ति था बच्चों। अब ये मेटरनिक कौन था, मैं चलो आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ बच्चों। ड्यूक मेटरनिक ने, जो आपने ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ी 1815 की, इसको होस्ट किया था, और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का, कहाँ का बच्चों, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, और अपने समय के बहुत अच्छे डिप्लोमेट में से एक थे, और अच्छा खासा नाम था इनका। लेकिन ये सपोर्ट करते थे किसको, मोनार्की को। तो इन्होंने क्या मतलब एक तरीके से इन्होंने, मतलब मेटरनिक ने किसके, गिसिपी मेजीनी के बारे में क्या बोला था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मतलब हमारे सामाजिक वर्गों का, मतलब या फिर हमारे समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन, गिसिपी मेजीनी। क्यों, क्योंकि इसके विचारों से पूरा का पूरा यूरोप प्रभावित हो रहा था, और लोग मोनार्की को हटाकर डिमांड कर रहे थे किसकी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, मतलब लोकतंत्र की। तो बच्चों गिसिपी मेजीनी जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस हो गए थे। अब बच्चों हर किसी रेवोल्यूशनरी की शुरुआत एक सीक्रेट सोसाइटी से हो रही थी उस समय, तो ऐसे ही गिसिपी मेजीनी की जो शुरुआत हुई किससे हुई, कार्बोनारी। ये वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसके ये खुद मेंबर थे शुरुआत में, कार्बोनारी के ये मेंबर थे। फिर इसके बाद आगे चलकर इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, एक बनाई यंग इटली, एक बनाई यंग यूरोप। यंग इटली बनाई बच्चों मर्सिलीज में, ठीक है, और यंग यूरोप बनाई बर्ने में। बर्ने को आज के टाइम पे बर्न बोलते हैं, और जो बर्न है वो हमारी किसकी राजधानी है, बर्ने राजधानी हमारी स्विट्जरलैंड की। मर्सिलीज का आपने सुना ही होगा 9th क्लास में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन को समझने से पहले हम देखेंगे भाई रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। तो जहां पर हमने देखा कि पहला जो रेवोल्यूशन है पूरे यूरोप में वो हुआ फिर से कहां पर, फ्रांस में 1830 में, जो कि जिसको क्या कहते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वहां पर क्या किया, दोबारा से बर्बन किंग को हटा दिया गया, और लिबरल रेवोल्यूशनरीज वहां पर भी क्या हुआ, दोबारा लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो राइज हुई थी, उन्होंने क्या करा बच्चों, जो बर्बन किंग्स थे उनको हटा दिया, और वहां पर क्या लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वहां पर राजा बनाया किसको, लुइस फिलिप को, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जैसे फ्रांस में चिंगारी फैली, रेवोल्यूशन फैला, वैसे ही ब्रुसेल्स ने भी अपने आप को सेपरेट कर लिया नीदरलैंड्स के किंगडम से, और अपना एक अलग देश बना लिया, बेल्जियम, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्या हुआ, इस बार मेटरनिक ने भी क्या कहा दोबारा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब क्या बच्चों, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को क्या जाता है, कोल्ड, मतलब खांसी या जुकाम जो भी कह सकते हैं, मतलब बीमार हो जाता है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, पहली एक्टिविटी होती है फ्रांस में, उसके बाद फैलती है पूरे यूरोप में। इसका कहने का मतलब ये था मेटरनिक का। जैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कहाँ पे, अभी भी फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज के थ्रू, और अब वो क्या कर रहा है, पूरे यूरोप में फैल रहा है, ब्रुसेल्स, अभी हम आगे जर्मनी पढ़ेंगे, फिर इटली भी पढ़ेंगे, एक एक करके सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। अब बच्चों हम बात करें द एज ऑफ रेवोल्यूशन की, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो हमारा शुरू हुआ 1830 में शुरू हुआ और 1848 पे खत्म हुआ। इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो, अगर आप कहेंगे कि भैया सिर्फ वॉर हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होगी, लिबर्टी के लिए लड़ाई हुई होगी, राजतंत्र को हटाया गया होगा, आर्मी से लड़ाई, तो सिर्फ लड़ाई, युद्ध या फिर टकरावों से ही हमें, मतलब हमें नहीं, यूरोप को नेशनलिज्म की प्राप्ति नहीं हुई। उसके लिए उनके कल्चर ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसके बिहाफ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमांटिसिज्म।
कि बच्चों रोमांटिसिज्म आप वो मत समझना जो आपको ये दिमाग के अंदर घूमता है रोमांस के बेसिस पे। ये रोमांटिसिज्म एक तरीके से वर्ड है बच्चों, जो कि हमारा किस तरीके का मूवमेंट, एक रोमांटिसिज्म क्या होता है, कल्चरल मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कि एक आर्टिस्ट के द्वारा रोमांटिसाइज किया जाता है लोगों को ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि जो भी कलाकार होते हैं, जो भी मतलब पेंटर्स हो गए, डांसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, ये सारे क्या करते हैं बच्चों, अपने कला के इस्तेमाल से, मतलब अपने आर्ट के इस्तेमाल से लोगों को रोमांटिसाइज करते हैं। मतलब लोगों के अंदर प्यार जगाते हैं, लोगों के अंदर एक तरीके से हमदर्दी जताते हैं। जैसे हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं बच्चों, तो हम अंदर से सैड एकदम से बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं तो हम बहुत सैड हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं बहुत सारे, तो हमारे अंदर एकदम से जोश आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लड़ाई झगड़े वाले गाने सुनते हैं, अर्जुन वैली टाइप ऐसे, तो हमारे अंदर एकदम से गुस्सा आता है। इसको बोलते हैं रोमांटिसाइज। वी रोमांटिसाइज बाय द आर्टिस्ट। हमारी मतलब जो ह्यूमन फीलिंग्स है, जो ह्यूमन इमोशंस है, उसको रोमांटिसाइज करना। अब आर्टिस्ट ने कैसे किया उस समय वहाँ पर, मतलब यूरोप में, ये नेशनलिज्म में कैसे डाला। अब ये आज के टाइम तो चलो बच्चों वीडियोज़ है, मूवीज़ है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें, जिससे ये सारी चीज़ें फैल जाएगी। अब उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो कैसे फैला। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, इट क्रिएट्स। अच्छा, ये पहली बात तो ये करता क्या है, जो रोमांटिसिज्म है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कॉमन कल्चरल पास्ट क्रिएट करता है। एक नेशन, एक देश की वजह से हमारा एक कॉमन कल्चर और पास्ट क्रिएट करता है। अगर रोमांटिसिज्म को हम नेशनलिज्म के बेसिस पे देखें, तो हम यहाँ पर देशभक्ति वाली बात करेंगे, ठीक है। तो देशभक्ति के आधार पर जो रोमांटिसिज्म है वो हमारी मदद क्यों करता है बच्चों, ये हमारे कॉमन कल्चर या फिर कॉमन कल्चरल पास्ट क्रिएट करता है एक देश के हिसाब से। जैसे हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जुड़ाव है इससे, हमारे लोगों ने इसके लिए खून पसीना बहाया है, इस देश को बनाने के लिए खून बहाया है। लोगों ने अपनी एक तरीके से देखा जाए तो जान पर खेल कर हमारे देश को आज़ाद कराया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो बच्चों हमारा क्या, हमें तो पता नहीं ना, हम तो उस टाइम थे नहीं। मैं 1996 में पैदा हुआ, आप 2000 समथिंग में पैदा हुए, 8 या 9 में। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, अब ये सारी चीज़ें हमने आंखों से देखी नहीं, तो हमारे सामने क्या से पेश होती है, बुक्स के अकॉर्डिंगली, कहानियों के आधार पर, या फिर और भी बहुत सारे म्यूजिक के अकॉर्डिंगली, सॉन्ग्स के अकॉर्डिंगली। अब ऐसे ही आज के टाइम तो प्रॉपर है बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, इस तरीके से चलता है। उस समय चलते थे बच्चों फोकलोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकगीत। अब ये लोकगीत क्या करते थे बच्चों, लोगों के अंदर एक चिंगारी जगाते थे, जिससे लोगों को पता लगता था कि भाई हम इस देश से जुड़े हुए हैं, इसी क्रांति को, इसी तरीके को, कि लोगों के अंदर कॉमन कल्चर क्रिएट करना है, एक कॉमन पास्ट क्रिएट करना है। इसीलिए ही रोमांटिसिज्म का यूज किया गया। अब हाँ ठीक है, जैसे मैंने बोला इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, लैंग्वेजेस ने और फोकलोर्स ने। अब लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ये तो मैंने आपको भी गाने बताया, लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेजेस कैसे, जैसे मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, अंग्रेजों ने आपको बोला हो कि आपको आपकी लैंग्वेज नहीं बोलनी, इंग्लिश बोलनी है, तो क्या हम अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोलेंगे। तो जो लैंग्वेज है ना बच्चों, वो हमारा कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं ना, तो अगर और हमारे कल्चर से अगर कोई छेड़खानी होती है तो हमारे साथ हम क्या कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। सेम एज इट इज कल्चरल, जो एक तरीके से देखा जाए तो जब हमारी सिंगल आइडेंटिटी है, कल्चरल पास्ट है, अगर वो एक हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा कोई कुछ नहीं। ऐसे ही अगर कोई बोले कि तमिलनाडु में जाके कि आपको तमिल नहीं बोलनी, कोई पंजाब में जाके बोले आपको पंजाबी नहीं बोलनी, कोई गुजरात में जाके बोले गुजराती नहीं बोलनी। अब बच्चों वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके कल्चर से खिलवाड़ होता है जब इस तरीके की बातें होती है। तो चाहे कोई से भी बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई से भी बड़े से बड़ा सीएम हो, सबको जनता जो है अपने कल्चर के लिए अच्छे से उमड़ कर सामने आती है और अपने राइट्स और अपने अधिकारों को वापस लेने की कोशिश करती है, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर अगर मैं कल्चर की बात कर रहा था, तो कल्चर में हमारा लैंग्वेज और ये फोकलोर्स आ गए, जिन्होंने रोमांटिसिज्म के बेसिस पे हमारे यूरोप को, मतलब जो कि एक तरीके से यूरोप था, वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में कल्चरल पास्ट क्रिएट किया, कॉमन कल्चरल पास्ट क्रिएट किया। जैसे इसका एग्जांपल बच्चों अगर मैं पढ़ाऊँ तो सबसे पहला था पोलैंड का। अब पोलैंड में क्या था बच्चों, पोलैंड के अंदर पहले रशिया का कब्जा था। अब रशियन कंट्रोल के होने के तहत वहाँ पर क्या था बच्चों के उनको पॉलिश लैंग्वेज, मतलब
पोलैंड के लोगों की जो भाषा थी, पोलिश लैंग्वेज, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया था। अब ये जो पोलिश लैंग्वेज पर जब उन्होंने बैन लगाया ना, तब पोलैंड के लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए और उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया अपने देश को आज़ाद कराने का। फिर उसके बाद ही लाइन से आगे चल के मतलब उन्होंने अपना स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके उन्होंने अपना देश आज़ाद कर लिया। ये हमारा पोलैंड का एग्जाम्पल था। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा कहाँ का है बच्चों, जर्मन का। कहाँ का है, जर्मन का। अब ऐसे एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने क्या बोला, कॉमन पीपल इज इक्वल टू, मतलब दासवॉग। दासवॉग जो है एक जर्मन वर्ड है, इसके अंदर इसका मतलब क्या था बच्चों, कि अगर आपको एक कॉमन मतलब या फिर आपको अगर नेशनल मूवमेंट करना है तो आपको एक कॉमन कल्चर चाहिए, और कॉमन कल्चर ही कॉमन लोगों का होता है, एक ही लोग, मतलब एक तरीके से एक ही देश के लोगों का होता है। उसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नेशनलिज्म के लिए, अगर आप देश प्रेम के लिए आगे बढ़ रहे हो तो। ऐसा बोला किसने, जोहन गॉटफ्राइड हर्डर ने। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन में सबसे पहले हमारा जो टाइम है हमने देखा था 1830 टू 1848। अब मैं अगर बात करूं 1830 की, तो 1830 में एक तरीके से जो समय था वो था द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। यूरोप में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट चल रहा था, उसको बोलते हैं महान आर्थिक मंदी। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब एक तरीके से देखा जाए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लो हो चुका था यूरोप। जिसका रीज़न क्या था बच्चों, कि यहाँ पर लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, क्योंकि यूरोप में जॉब अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा लोगों की मतलब एक लोगों की भरमार हो गई थी। इसका मेनली रीज़न क्या था कि जो सिटीज़ थी वो ओवर क्राउड हो गई थी, जिससे क्या हुआ बच्चों, स्लम्स क्रिएट हुए। और स्लम्स कैसे बने, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो शहरों के अंदर आकर बसने लगे। थर्ड पॉइंट बच्चों इसमें क्या है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कंपटीशन मिलना शुरू हुआ, जिस कंपटीशन के तहत कंपटीशन था कौन उनके तरफ, जो चीफ मशीन जो मतलब बाहर से इंपोर्ट ऑफ चीफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड में क्या हुआ था बच्चों, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो गया था कि जो भी प्रोडक्शन था वो मशीन मेड कर रहे थे। अब जो मशीन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बहुत ज़्यादा सस्ता बन रहा था, जिससे जब वो यहाँ पर आया, मतलब फ्रांस वगैरह में आया, तो उन्होंने क्या करा, स्टिफ कंपटीशन दिया, मतलब काफ़ी खतरनाक कंपटीशन, जिससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो डिक्रीज होने लगे। ठीक है बच्चों, अब आपको याद हो तो मैंने बताया था जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था तो वहाँ पर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड कल्चर, मतलब कंजर्वेटिज्म ने क्या किया था कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो वापस लेकर आ गए थे। तो इस वजह से उन्होंने फ्यूडलिज्म को भी दोबारा री-इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्यूडलिज्म को री-इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, जो 15 साल, अभी बात हो रही है 1830 की, 1815 से ये जो 15 साल है, उस समय जो एक तरीके से फ्यूडलिज्म वापस आ गया था। जो पीजेंट थे, किसान थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि इसमें फ्यूडल ड्यूज को और उनके जो भी टैक्सेस वगैरह थे उनको लेकर। फ्यूडल ड्यूज वही मैंने जो बताया, ज़मीन का जो एक टैक्स देना पड़ता था उनको, उसका, और खुद के जो भी उनके पर्सनल टैक्सेस, मतलब पर्सनल कह रहा सॉरी, जो भी उनके टैक्सेस वगैरह होते थे उन सबको पे करने में उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो आगे की फसल उगा ही नहीं पाए, जिससे फसल भी क्या हो गई, खराब हो गई। वो जो फसल खराब हुई, जिससे क्या हुआ, फूड प्राइजेस इंक्रीज हो गए। फूड प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इस सारे रीजंस की वजह से यूरोप में 1830 में द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आई। ठीक है, महान आर्थिक मंदी आई। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। कि लिबरल्स ने, उदारवादियों ने किस आधार पर क्रांति की। यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है, तो मैं आपको ना यहाँ पर प्रोनाउंस कर दूंगा, मतलब पूरी की पूरी लाइन मैं एक बार बोल दूंगा, अगर आप मेरे बोलने पे सुन के थोड़ा सा देख के समझ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये दोनों टॉपिक इसी बोर्ड, मतलब एक ही उसमें लेक्चर में खत्म करने थे, इसलिए मैं इसको इस तरीके से किया। ठीक है, अब द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब क्या था बच्चों, द ईयर ऑफ 1848 वाज अ ईयर ऑफ रिवोल्ट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इन्हीं को ही बोला जाता था बच्चों, याद हो तो, लिबरल्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो 1848 था ना, ये एक तरीके से उन क्रांतियों का समय था, उन रिवॉल्ट्स का, उन विरोधों का समय था, जहां पर एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रही थी उन सारे। अब इन एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्या बोलते हैं, हम लिबरल्स बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक ही क्या है, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो लिबरल्स ने क्या किया सबसे पहले, अब रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी अगर मैं बात करूँ फ्रांस के अंदर, तो अभी हमने देखा था, यहाँ पर अभी पिछले में पढ़ा था, जब हमने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा था फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पर लुइस फिलिप को राजा बनाया गया था। अब वहाँ पर ये राजतंत्र भी क्या कर दिया गया बच्चों, फ्रांस के अंदर से
खत्म कर दिया गया फरवरी 1848 में। ठीक है, क्या करा, मोनार्क को हटा दिया गया और कंट्री को क्या बना दिया, रिपब्लिक। देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। द रेवोल्यूशन इन द रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी द फ्रेंच मोनार्क डीथ्रोन्ड एंड कंट्री बिकेम रिपब्लिक बाय यूनिवर्सल मेल सफरेज। सफरेज का मतलब होता है बच्चों वोट, वोट मतलब एक तरीके से समझ लो राइट टू वोट को सफरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर, वहां पर क्या हुआ बच्चों, जो फ्रेंच मोनार्क का उसको उसके तख्त से हटा दिया और वहां पर क्या आ गया, रिपब्लिक क्रिएट किया गया। रिपब्लिक कैसे बनाया गया बच्चों, ठीक है, बिकेम रिपब्लिक बाय यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब पुरुषों के पास ही वोट देने का अधिकार था और उन्हीं के चुनी हुई सरकार, मतलब मेल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब हो गया कि सारे मतलब राइट टू वोट ओनली हैव मेल्स, मतलब पुरुषों के पास ही मताधिकार था, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो इनके वोट्स के अकॉर्डिंगली एक नई सरकार बनी, रिपब्लिक बना वहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या हुआ, फ्रांस में तो आ गया, रेवोल्यूशनरीज क्रिएट हो गई। अब वो भी किसी ने करी, लिबरल्स ने की, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास ने की। अब इसी को देखते हुए जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी बाकी देशों की, जैसे जर्मनी की, इटली की, पोलैंड की, इन्होंने भी क्या करा, यहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास थी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिफिकेशन, मतलब वो भी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगी और यूनिफिकेशन मतलब नेशन स्टेट्स की डिमांड करने लगी। मैं एक लाइन फिर से पढ़ देता हूँ बच्चों। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, इटली एंड पोलैंड द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिफिकेशन, मतलब वो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अब फ्रांस में तो आ गया, तो फ्रांस के अलावा जो और भी ऐसे देश थे जो अभी आज़ाद नहीं होते, जहाँ पर अभी तक रिपब्लिक नहीं बने थे, तो उन्होंने भी वहाँ के एजुकेशन मिडिल क्लास ने क्या करना शुरू किया बच्चों, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की और यूनिफिकेशन की डिमांड करनी शुरू की। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, ठीक है, ऑन 18 मई 1848, मतलब 18 मई 1848 में 801, ठीक है, इससे पहले वाला पॉइंट रह गया। इन जर्मनी, मतलब इसी समय 1848 में जर्मनी ने जो लोग थे मिडिल क्लास वाले, उन्होंने पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। इन जर्मनी पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, मतलब क्या था बच्चों कि जो वहाँ की मिडिल क्लास थी, मतलब जर्मनी की, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने क्या करेंगे, अपनी एक नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, जिसके अंदर उनके खुद के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उन्होंने अपने आप ही, किसी सरकार ने कोई इलेक्शन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, खुद मिडिल क्लास ने अपना डिसाइड किया कि हम क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। फिर बच्चों अब मैंने क्या बताया कि सरकार ने तो कुछ चुना नहीं, कोई मतलब ऐसे ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम ने तो उनको बोला नहीं, कोई देश के राजा वगैरह ने तो उनको इसकी इजाज़त दी नहीं, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ बच्चों कि मैंने बताया था ना अभी कि जो मिडिल क्लास थे उन्होंने अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, तो जब उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने 18 मई 1848 को, उन कितने थे, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन्होंने क्या करा, मार्च किया, मतलब उन्होंने एक तरीके से मार्च मतलब समझते हो ना, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं कोई चीज़ है तो मार्चिंग करते हैं, तो उन्होंने मार्च किया कहाँ की तरफ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ, जो कि एक जर्मन पार्लियामेंट थी। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब एक तरीके से वहाँ पर उन्होंने मार्च किया और मार्च करके वहाँ पर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जर्मनी का एक स्टेट था प्रूशिया, क्या नाम था बच्चों, प्रूशिया, तो लिखा हुआ है द प्रूशियन मोनार्क। ठीक है, ये भी बताना भूल गया मैं बच्चों, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, मतलब राजा तो होगा लेकिन उसके ऊपर संसद का नियंत्रण होगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ये वाली लाइन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वेयर on 18th May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in Frankfurt Parliament. They drafted the constitution where Germany headed by a monarchy subjected to the parliamentary control. मतलब ऐसा संविधान बनाना था इन 831 रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ऐसा संविधान बनाया गया जहां पर मोनार्की तो होगी लेकिन उनको एक तरीके से मतलब किसका कंट्रोल रखा जाएगा, पार्लियामेंट का कंट्रोल रखा जाएगा। और ये पार्लियामेंट ही क्या, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, और इन्हीं को ही
एक तरीके से चुनने के लिए इन सब ने चुना था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये जर्मनी के एक स्टेट के राजा कहाँ के प्रूशियन रूलर ने, कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, क्यों, और इन्होंने मतलब एक स्टेट ने, मतलब पूरे के पूरे जर्मनी में से एक स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया। और बाकी क्या हुआ बच्चों, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी लिबरल्स की, इन्होंने कुछ श्रमिकों की डिमांड पूरी नहीं की थी। तो श्रमिकों की डिमांड ना पूरी करते हुए तो जो बाकी लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, मतलब श्रमिकों ने इनके ऊपर विश्वास खो दिया। मतलब एक तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी न्यू मिडिल क्लास की, उन्होंने उस पर क्या कर दिया, अपना एक तरीके से देखा जाए तो ट्रस्ट खो दिया। जब ट्रस्ट खो दिया तो बच्चों क्या हुआ, इनकी सरकार जो न्यू मिडिल क्लास का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी, वो गिरने लगी। और इसको मतलब एक तरीके से ऐसे नहीं कि गिरने लगी, जो यहाँ के मोनार्क थे उन्होंने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, जो न्यू मिडिल क्लास की थी, उनको मतलब न्यू मिडिल क्लास की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसको गिरने पर मजबूर कर दिया सब लोगों ने मिलकर। ठीक है दोस्तों, और इस समय जो महिलाएं थी अपने यूरोप की, वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रही थी, वो थी राइट टू वोट। राइट टू वोट की डिमांड करते हुए सारी महिलाएं के एक तरीके से मतलब एक तरीके से कई जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में अगर हम बात करें तो जर्मनी का यूनिफिकेशन शुरू हुआ कब, 1848 में। ठीक है, और यहाँ पर जो जर्मनी द न्यूली इमर्जेंट जर्मनी इन 1848 tried to unite several Germanic kingdoms which are suppressed by monarchies and large landowners into one nation state governed by an elected body। अब क्या था बच्चों, इस 1848 का जो नया समय था, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, फ्रैंकफर्ट वगैरह वो सब, वहां से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिफिकेशन पे। तो उस समय जो भी नई सरकार बनी थी जर्मनी की, जो भी नई पार्लियामेंट बनी थी जर्मनी की, उन्होंने क्या करा, 1848 में ट्राई किया किसको, कि जो बहुत सारे जर्मन किंगडम्स है ना, जर्मनी भी एक देश नहीं था, वो भी छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स में बटा हुआ था। इन सारे किंगडम्स को क्या करना, एक करना, जो कि किसमें, मोनार्कीज और लैंड ओनर्स में बटे हुए थे। इनको एक कर क्या करना है, एक नेशन स्टेट बनाना है, और ऐसा नेशन स्टेट बनाना है जो चलाएगा किसके ऊपर, एक इलेक्टेड बॉडी के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, अब प्रूशिया एक जर्मन प्रोविंस था, मतलब एक जर्मन स्टेट था। प्रूशिया ने जिम्मेदारी ली, एक लीडरशिप ली कि जर्मन स्टेट्स को इकट्ठा करे। ठीक है, जिसके अंदर ओटो वन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, प्रूशिया का, उन्होंने क्या करा, एक यूनिफिकेशन, जो गोल ऑफ यूनिफिकेशन है उसको अचीव करने के लिए हेल्प ली किसकी, प्रूशियन आर्मी की और प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाहियों की। ठीक है दोस्तों, अब स्प्रेड ऐसे ही 7 साल बीत गए, और 7 साल के अंदर प्रूशियन आर्मी ने किसकी, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच, डेनिश आर्मी के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी, और 3 लड़ाइयों के साथ जो जर्मन किंगडम्स थे सबको हराकर उन्होंने यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। ठीक है, जर्मन यूनिफिकेशन को क्या करा, कंप्लीट किया। और 1871 में विलियम वन को राजा बनाया। ठीक है, कहाँ पर, एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब इसको आपको नोट डाउन करना है, सारे नोट्स को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली भी बच्चों बाकी यूरोप के कंट्रीज की तरह फ्रेगमेंटेड था, मतलब टूटा हुआ था छोटे स्टेट्स में, जो कि मोनार्की द्वारा रूल किए जाते थे, मतलब राजाओं द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, अब मिड 19th सेंचुरी में एक स्टेट था सिर्फ, कौन सा, सार्डिनिया पाइडमेंट, जो कि इटालियन मोनार्की, मतलब एक इटालियन का बंदा जहां पर रूल करता था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट था, जो कि था हमारा सार्डिनिया पाइडमेंट। ठीक है बच्चों, बाकी जगहों पे जैसे मैं बात करूं, नॉर्दर्न स्टेट पर कंट्रोल था ऑस्ट्रियन मोनार्की का, मतलब ऑस्ट्रियन कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का। सेंट्रल इटली में पॉप का कंट्रोल था, और साउथ जो था, साउथर्न इटली जो था, वहां पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। मतलब देखा जाए तो अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड तो था ही, लेकिन अलग अलग एरियाज, ये नहीं कि इटली के रूलर्स ही रूल कर रहे हो, अलग अलग एरियाज में डिफरेंट रूलर्स, जैसे ऑस्ट्रिया, स्पेन और पॉप। पॉप क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। पॉप एक तरीके से क्रिश्चियनिटी के जो हाईएस्ट, एक तरीके से देखा जाए तो आपके क्रिश्चियनिटी को लेकर, जैसे आपके प्रीस्ट होते हैं ना, उन प्रीस्ट में जो हायर पोजीशन होती है किसी की, तो वो पॉप होते हैं। अब पॉप इस तरीके के प्रीस्ट होते हैं बच्चों, जो प्रॉपर्टी वगैरह रखते हैं, तो ये पॉप होते हैं जिनका कंट्रोल था कहाँ पर,
एक तरीके देखा जाए तो सेंट्रल इटली पर। तो ये पूरा का पूरा से बटा हुआ था। अब आपको मैंने बताया था गिसिपी मैजिनी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, ये रेवोल्यूशनरी थे और ये उस समय एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे किसको लेकर, यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन स्टेट्स का। अब जब इन्होंने यूनिफिकेशन किया दोस्तों, तो मतलब कोशिश की यूनिफिकेशन की, तो इन्होंने एक याद हो तो मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। यंग इटली बनाने के बाद बच्चों इन्होंने सार्डिनिया जो अपॉइंटमेंट था इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 1831 और 1848 में, लेकिन उस समय ये फेल हो गए। फेल होने के बाद सार्डिनिया अपॉइंटमेंट के जो रूलर थे विक्टर इमैनुअल II, इन्होंने मतलब एक तरीके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं यूनिफिकेशन करूंगा जर्मनी का। इन्होंने हेल्प ली किसकी, मतलब इनकी जो अच्छी खासी हेल्प करी किसने करी, इनके चीफ मिनिस्टर ने, कावर ने, जिनका नाम था कावर। कावर ने क्या करा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो लीड किया। ओटो वन बिस्मार्क ने जैसे वहां पर किया था, यहाँ पर कावर ने किया, ठीक है। अब 1859 में सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रियन आर्मी को हराया। ऑस्ट्रियन आर्मी का कंट्रोल कहाँ था बच्चों, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन आर्मी को हटा दिया, ठीक है। और 1860 में इनकी मतलब जो कावर की हेल्प की किसने, गिसिपी गरिबाल्डी। गिसिपी मैजिनी अलग है दोस्तों, गिसिपी गरिबाल्डी अलग है, दोनों लोग हैं। गिसिपी गरिबाल्डी ने और उसके वॉलंटियर्स ने, उनके साथियों ने मदद की किसकी, कावर की सार्डिनिया अपॉइंटमेंट की, जिससे उन्होंने क्या करा, साउदर्न इटली जीत लिया। मतलब जो स्पेनिश कंट्रोल में था वो इटली भी इन्होंने जीत लिया। और जीतने के बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो फाइनली कंप्लीट हुआ 1871 में हुआ, जब किंग विक्टर इमैनुअल II को राजा बनाया गया एक यूनिफाइड इटली का। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। होप आप सबको समझ आया होगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी हमारे सब्सक्राइबर्स और 10th क्लास की जो ऑडियंस है हमारी बढ़े। धन्यवाद।